आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 34 मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस था, फिर फर्टिलाइजेशन था, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस था। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमंस। देखो कुछ डेफिनेशन है। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल? रिप्रोडक्टिव साइकिल किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ऑल फीमेल मैमल्स फाउंड इन साइकिल सीक्वेंस। एक जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं फीमेल के अंदर वो एक साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं। वो जो साइक्लिक मैनर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो एक साइक्लिक मैनर में पाए जाते हैं और इन साइक्लिक मैनर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो अब रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, रिप्रोडक्शन साइकिल है, इस 2 काइंड की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होता है ओस्ट्रियस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होता है ओस्ट्रियस साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओस्ट्रियस साइकिल में क्या होता है? इन मोस्ट मैमलियन स्पीसीज ए सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर कोपुलेशन इज अकर। देखिए इस ओस्ट्रियस साइकिल में होते हैं ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्शन होता है या कोपुलेशन हम कह सकते हैं, मेटिंग हम कह सकते हैं, वो थ्रू आउट पूरे साल भर में नहीं होता है। कुछ एक स्पेसिफिक सीजन होता है, साल का कुछ स्पेसिफिक सीजन होता है, उसी के अंदर उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, कोपुलेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं? ओस्ट्रियस साइकिल। दिस पीरियड इज कॉल्ड मेटिंग सीजन। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेटिंग सीजन। मतलब समझिए ऐसा कि साल भर है, पूरा साल है, उस साल में से कुछ ऐसे महीने होंगे जिस दौरान वो कोपुलेशन कर सकता है, मेटिंग कर सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो जो पीरियड होता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेटिंग सीजन। क्या बोलते हैं? मेटिंग सीजन। हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें जो कोपुलेशन होगा, ऐसे एनिमल्स में कोपुलेशन होगा वो थ्रू आउट पूरे साल भर में नहीं होगा, साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ होंगे, कुछ स्पेसिफिक सीजन होगा, उसी के दौरान वो कोपुलेशन कर सकते हैं, मैटिंग कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं हम? ओस्ट्रियस साइकिल। तो इस तरीके का जो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में पाया जाता है? देखो पिग्स हैं, रेट हैं, हॉर्स हैं, डॉग हैं। ये डॉग्स, हॉर्स, ये एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें पूरे साल भर कोपुलेशन नहीं होता है, पूरे साल भर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ ईयर के कुछ स्पेसिफिक सीजन्स होती हैं उसी में ये कोपुलेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। ऐसे साइकिल को क्या बोलते हैं हम? ओस्ट्रियस साइकिल। दूसरा कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो इसमें क्या है? द मेंस्ट्रुएशन इज द पीरियोडिक मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। ठीक है ना, इसमें जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो साल भर में पाई जाती है, पूरे साल, पूरे थ्रू आउट ईयर्स वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या कोपुलेशन कर सकते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होगा कि मंथली एक पीरियड होता है जिसमें ब्लड का डिस्चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस किस में आती है? देखो जैसे ह्यूमन फीमेल्स है उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, एप्स है, बंदर है, मंकीज़ है, इनमें ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाई जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो गया कि पर मंथ उनमें ब्लड का डिस्चार्ज होगा, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो याद रखना मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में पाया जाता है? ह्यूमन फीमेल है, एप्स है, मंकी है। जबकि ओस्ट्रियस टाइप का किस में पाया जाता है? पिग है, रेट है, हॉर्स, डॉग, इनमें ओस्ट्रियस साइकिल पाया जाता है। अब देखो मेनार्क क्या होता है? व्हाट इज द मेनार्क, व्हाट इज द मेनोपोज? 2 वर्ड है, मेनार्क और मेनोपोज। मेनार्क किसे कहते हैं? जब कोई फीमेल 12 से 14 ईयर की हो जाती है, 12 से 14 ईयर की होती है, तब उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जो 12 से 14 उम्र के बीच में स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोला जाता है उसको? मेनार्क। जबकि मेनोपोज क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? जब फीमेल 50 या 50 साल के ऊपर हो जाती है तब उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेनोपोज। ठीक है, तो 2 वर्ड हो गए, एक तो मेनार्क, एक मेनोपोज। मेनार्क क्या हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना। ठीक है, और ये कौन सी उम्र में होता है? 12 से 14 ईयर की उम्र में होता है। मेनोपोज क्या होता है? मेनोपोज होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल के अंदर, और वो कब होती है? अप टू 50 ईयर्स के बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेनोपोज। अब हमारा पूरा जो चैप्टर है वो डिवाइड होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो मंथली डिस्चार्ज होता है ब्लड का,
ठीक है, उस पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 4 फेज में बांट रखा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को 4 फेज में बांट रखा है। और ये कंप्लीट कितने डेज में होती है, 28 डेज में। पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसको हमने 4 भागों में बांट रखा है, 4 फेज में उसको डिवाइड कर रखा है, और वो कंप्लीट होती है हमारे 28 डेज में। तो वो 4 फेजेस कौन कौन से हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने 4 फेज में डिवाइड कर रखा है और वो 28 डेज में कंप्लीट होती है। वो 4 फेज कौन कौन से हैं, देखो, पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा है ल्यूटियल फेज। अब इनको हम डिटेल से देखने वाले हैं विद डायग्राम। देखिए, हमने अभी बताया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 4 फेजों में उसको डिवाइड कर रखा है। वो कौन से 4 फेजेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं विद डायग्राम अभी हम समझने वाले हैं। पहले देखो मेंस्ट्रुएशन फेज, हमने कहा था कि ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज की है। कितने डेज की है, 28 डेज की। तो उसमें जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो कितने दिनों का होगा, देखो अगर मैं 28 डेज करूँ, यहाँ पर डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 डेज की ये पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। अब उसमें क्या क्या चेंज होंगे, देखो पहला फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुएशन फेज। ये कितने दिन का होता है, 3 to 4 डेज का होता है। देखो, इट इज़ ए पीरियड ऑफ द ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग का टाइम होता है। और ये कितने डेज का होता है, 3 to 4 डेज का होता है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा, हार्मोन की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है। एंड्रोमेट्रियम की लेयर होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इधर देखना, देखो होता क्या चेंजेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसे ये मैं कह रहा हूँ यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। ये होती है इसकी एंड्रोमेट्रियम लेयर, अंदर वाली जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर। ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, टूटने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इस एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेक डाउन होने लगता है, ये टूटने लगती है। तो टूटेगी तो सीधा सा ये टिश्यू है, तो इसमें से ब्लड बाहर आएगा, ब्लीडिंग होगी। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होने लगती है। ब्रेक डाउन होगी तो ये टिश्यू है, ब्लड सेल्स है इसमें, तो ये ब्लड ये टूटेगी तो ब्लड के रूप में ये बाहर आने, ब्लड के क्लोट्स के रूप में ये बाहर आने लगता है। तो सबसे पहले देखो जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है, यानी किसको हम कह सकते हैं कि यूट्रस की जो लेयर है, अंदर वाली एंडोमेट्रियम लेयर है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, ऐसे ये धीरे धीरे टूटने लगेगी। ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूटने लगेगी। और इस दौरान देखिए ये एंडोमेट्रियम की लेयर बहुत ब्रेक डाउन होने लगेगी, ब्लीडिंग होगी। इस दौरान देखो हार्मोन होते हैं, 2 तरह के हार्मोन होंगे। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है, एक ओवेरी के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन है। तो इस दौरान जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। ओवेरी द्वारा जो ये हार्मोन होगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका लेवल बहुत कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके थिकनिंग में हेल्प करता है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट फेज है, थिकनिंग कम हो रही है, ठीक है। ये यूट्रस के अंदर वाली एंडोमेट्रियम है, इसकी थिकनिंग कम हो रही है, तो थिकनिंग कम होगी तो सीधी सी बात है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिड्यूस होगा तब ये क्या होगी, लेयर टूटने लग जाएगी, एंडोमेट्रियम लेयर, और ये ब्लड क्लोट्स के रूप में बाहर आ जाएगी। और ये कितने दिन तक होती है, 1 to 4 डेज तक होती है। देखो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टूटने लग गया, तो यहाँ से ये जब ये हार्मोन कम होने लगता है, रिडक्शन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिडक्स होने लगता है, कम होने लगता है, तो यहाँ से FSH हार्मोन रिलीज होने लगता है। FSH एंड LH हार्मोन, ठीक है।
FSH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान क्या होता है, ओवेरी में क्या चेंज होगा, FSH की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं FSH हार्मोन की मात्रा भी बताता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं हम, FSH हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। और LH हार्मोन की भी मात्रा बढ़ने लगती है, लेकिन FSH की मात्रा वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो FSH हार्मोन क्या काम करता है, देखो FSH हार्मोन होता है जो ये ओवेरी में जो चेंजेस आएगा, जैसे ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर यहाँ से सेकेंडरी फॉलिकल बनने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये टर्सरी फॉलिकल बनेगा, फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। तो ये जो फॉलिकल जो चेंजेस आते हैं, ये कौन से हार्मोन के द्वारा आता है, FSH हार्मोन की वजह से। FSH हार्मोन क्या करता है, इस जो ये ओवम होता है, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में इसको चेंज करता है। कौन करता है, FSH हार्मोन। और ये कब तक चलता है, 13 डेज तक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सेकेंड वाली फेज में, फॉलिकुलर फेज में। तो देखो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, समझ में आ गई होगी। ये जो 28 डेज का जो साइकिल है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है पहले से लेके 4 दिन तक। फर्स्ट 4 डेज होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज का होता है। इसके दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। देखो प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन का स्तर है वो बहुत कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है, और इधर से FSH हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना है। और इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेकडाउन होने लगेगी। क्या होने लगेगी, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन। तो समझना, पहले 4 दिन में क्या हुआ, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी अंदर वाली, यूट्रस के अंदर ये अंदर वाली जो लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, ये टूटने लग जाती है, ये टूटने लग जाती है और ब्लड क्लॉट्स के रूप में बाहर आने लग जाती है। टूटने का मेन कारण क्या है, एक तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से ये लेयर टूटने लगती है और ये ब्लड क्लॉट्स के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये वाला स्टेप हमें समझ में आ गया होगा। आगे वाला देखो, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, देखो ये फॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्सरी फॉलिक्यूल, ग्रेफियन फॉलिक्यूल। दिस सेकेंड स्टेज इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फॉलिकुलर फेज होती है जो कौन सी होती है, सेकेंड फेज होती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये लगभग 4 से 5 हो गई ना, 4 दिन तक ये हो गई, तो लगभग ये 5 या 6 से लेके 13 डेज तक चलेगी, 13 डेज तक ये चलेगी। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 दिन का है, 4 या 5 दिन का होता है, ठीक है, तो 5 से लेके 13 डेज तक कौन सी हो जाएगी, अगर 5 दिन का है तो ये 6 डेज से हो जाएगी, 6 से 13 डेज तक कौन सी हो जाएगी, फेज फॉलिकुलर फेज हो जाएगी। देखो 16 to 12 डेज ये फॉलिकुलर फेज होगी। अब देखना है कि फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या चेंजेस आते हैं। ये जो FSH हार्मोन है, हमने कहा था ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा FSH और LH हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो मेन जो ये फॉलिकुलर के लिए जो हेल्प होती है वो कौन सा हार्मोन होता है, FSH हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज होता है और ये ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और LH हार्मोन क्या काम करता है, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। अभी ओव्यूलेटरी फेज पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा मैं। LH हार्मोन किस में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन में। और फॉलिक्यूल सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एंडोमेट्रियम थिकनेस। अब देखो ये जो फॉलिक्यूल सेल्स बनी है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करने से क्या होगा, देखो प्रोजेस्टेरोन हमें पता है किसके लिए हेल्प करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ये एंडोमेट्रियम के थिकनेस के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस होने लग जाएगी, वापस किसकी थिकनेस होने लग जाएगी, एंडोमेट्रियम थिक होने लग जाएगी इस दौरान, ठीक है।
अब नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, ओव्यूलेशनरी फेज। ये कौन से डेज को होता है, 14 डेज, फिक्स 14 डेज का होता है। इस दौरान क्या होता है, LH हार्मोन की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, FSH हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो उनकी मात्रा तो बढ़ती ही है। ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो ये 14 डेज पर ये पिक पर होते हैं, क्या पर होते हैं, बिल्कुल पिक पर होता है। LH हार्मोन और FSH हार्मोन बहुत पिक पर होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में LH हार्मोन होता है। तो ये LH हार्मोन और ये FSH हार्मोन ये किस में हेल्प करते हैं, ये ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। ओवुलेशन क्या होगा, देखो ये जैसे ग्रेफिन फॉलिकल है, इससे ओवम बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओवम बाहर। तो ओवुलेशन की फेज में क्या होगा, ये ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा। इस दौरान LH हार्मोन और FSH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और LH हार्मोन किस में हेल्प करता है, ओवुलेशन में। तो आपको पूछ ले कि ओवुलेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, LH हार्मोन। LH हार्मोन का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये ओव्यूलेटरी फेज भी हमें समझ में आ गई। इसके बाद हमारी कौन सी आती है, ल्यूटियल फेज। कौन सी आती है, ल्यूटियल। अब देखो यहाँ पर ओवुलेशन हो गया, अब ये ओवम है, अब ये ओवम किस में टूटने लगता है, फिर वापस आगे टूटने, वापस किस में चेंज होने लगता है, कार्पस ल्यूटियम में। किस में चेंज होने लगता है, ये कार्पस ल्यूटियम में। ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज, इसकी जो ड्यूरेशन होता है वो कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज का 15 से लेके 28 दिन तक जो फेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूटियल फेज। इस दौरान क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और वो किसका फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है क्या होगा, एंडोमेट्रियम ठीक हो जाएगी। यहाँ तक देखो, एंडोमेट्रियम ठीक हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये किस में चेंज होता है, फिर कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हमारा चेंज हो जाएगा, देखो कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कार्पस एल्बिगेंस में। किस में चेंज हो जाएगा, कार्पस एल्बिगेंस में चेंज हो जाएगा। ओम इज नॉट फर्टिलाइज एंड कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट एंड इनटू कार्पस एल्बिगेंस। ये टूट जाएगा और क्या बना लेगा, कार्पस एल्बिगेंस। ऐसे मान लो ये कार्पस एल्बिगेंस बना लेगा, और कार्पस एल्बिगेंस बनते ही क्या होगा, एस्ट्रोजन और ये टूट गया, अब ये कार्पस ल्यूटियम टूटने लग गया, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने लग जाएगी। कम होने लग जाएगी तो ये वापस क्या होगा, इसकी थिकनिंग कम हो जाएगी, वापस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कम हो जाएगी, और वापस फिर 1 2 3 फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ये साइकिल चलता जाएगा। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। देखो क्या क्या चेंजेस आएगा। जो हमने कहा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने 4 फेज में बांट रखा है। फर्स्ट है जो हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज है, दूसरा फॉलिकुलर फेज है, तीसरा ओवेरियन फेज है, चौथा हमारा ल्यूटियल फेज है। क्या क्या चेंजेस आते हैं देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या आएगा, इसकी जो ड्यूरेशन है, पहले देखो ये पूरा जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, और इस फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 to 4 डेज, 1 से 4 डेज या 5 डेज तक इसकी ड्यूरेशन होती है। इस दौरान क्या क्या चेंज होगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो टूटने लगती है, ब्लड क्लोट्स के रूप में बाहर आने लग जाती है। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वापस बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, फिर ये वापस घटने लग जाएगी। ठीक है, तो इधर देखिए, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो कितने दिन का हो गया, 1 to 4 डेज का हो गया। इसके दौरान क्या होगा, जो ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो टूटने लगेगी, ब्लड के रूप में बाहर आने लगेगी, जिससे हम ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी। इसके दौरान क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम होने से क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, FSH और LH हार्मोन रिलीज होगा। दूसरी जो फेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फॉलिकुलर फेज। उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से लेके या 6 से लेके कहाँ तक होता है, 13 डेज तक होता है। इस दौरान क्या होता है,
FSH हार्मोन होता है जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ये ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में हेल्प करता है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस में। तो इस दौरान एंडोमेट्रियम थिक होने लग जाएगी। कहाँ तक? 13 डेज तक। फिर 14 डेज को क्या होगा? अचानक से इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, FSH हार्मोन का सीक्रेशन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर ही हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मात्रा भी बढ़ जाएगी। LH हार्मोन देखो पिक पर आ गया है, उसकी वजह से क्या होगा? इस ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम बाहर, इस ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाएगा। तो ये कहलाती है ओवुलेटरी फेज। 14 वाली होती है, जो 14 डेज होता है वहाँ पर होता है ओव्यूलेशन, और उस समय हार्मोन पिक पर होते हैं। और ओव्यूलेशन में हेल्प करने वाला हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आगे वाला जो ओवरी फेज हो गया, उसके बाद हमारी जो फेज आती है उसको बोलते हैं 28 डेज तक ल्यूटिनाइजिंग फेज। अब देखो इस दौरान क्या होगा? अब ये ओवम धीरे धीरे किस में का चेंज होगा? कार्पस ल्यूटियम में। किस में? अब ये ग्रेफियन फॉलिकल में ओवम बाहर निकल गया, अब ये किस में चेंज हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम से क्या होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सीक्रेशन होगा। देखो यहाँ पर वापस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये पता है आपको थिकनिंग में हेल्प करेगा। किसमें? एंडोमेट्रियम की थिकनिंग में हेल्प करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम है जो कार्पस एल्बिगेंस में चेंज हो जाता है, और कार्पस एल्बिगेंस में चेंज होने की वजह से क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वापस कम होने लग जाती है और इसकी थिकनिंग कम होने लग जाती है। देखो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कोई भी आके एम्ब्रियो तो यहाँ बनना ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो यहाँ पर इसको अटैच होने के लिए एंडोमेट्रियम की लेयर की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या होगा? अब ज़रूरत नहीं है तो ये टूटने लग जाएगी वापस। ऐसा ही हर मंथ होता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। थैंक यू वेरी मच।